हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 21। जी हाँ, इससे पहले हम 20 वीडियो बना चुके हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। यह वीडियो नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर तो आती ही आती है, साथ में उससे बनने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। कोई आपके रास्ते में गड्ढे खोदता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखा रहे हैं। जी भाई, वैसे तो आप बस ऐसे आराम से चलते रहेंगे, अगर किसी ने आपके रास्ते में गड्ढे खोद दिए ना तो आपको छलांग लगानी पड़ेगी। तो एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो। उनकी बातों का बुरा मत मानिए, उनको धन्यवाद बोलिए कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारे रास्ते में गड्ढे खोद दिए, कम से कम हमें छलांग लगाना तो आ गया, आपकी स्पीड तो बढ़ गई। ठीक है, इसी सोच के साथ आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है वो इनमें से किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है नागपुर। तो कहां पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। ये देखिए, इसका आंसर ए यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था उत्तराखंड की कुछ विशेषताएं, जैसे कि कांच का सस्पेंशन ब्रिज जो है उत्तराखंड में ही बन रहा है। फूलों की घाटी जो है वो भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिल गई एक प्रश्न के साथ में। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। तो कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 2। देखिए, भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। भाई, ये ओसेनिक नेशनल पार्क नाम नहीं है। ओसेनिक नेशनल पार्क से संबंध है कि समुद्री नेशनल पार्क, मतलब कि वहां पर समुद्र के जीवों से संबंधित जानकारी दी जाती है और समुद्र के आसपास ही स्थित है ये ओसेनिक नेशनल पार्क। आइए देखते हैं कहां पर स्थित है ओसेनिक नेशनल पार्क। देखिए, ओशियन का मतलब क्या होता है, महासागर। ठीक है, तो यहां से आप संबंध लगा सकते हैं कि ओसेनिक नेशनल पार्क का अर्थ है समुद्री जीवों से संबंधित। देखिए, ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है निकोबार आइलैंड में, या फिर ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी में। तो कहां पर स्थित है ओसेनिक नेशनल पार्क। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, और अतिरिक्त जानकारी जो भी बनेगी इस प्रश्न के बारे में हम आपको देंगे। देखिए, इसका आंसर है डी यानी कि कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। जी हाँ भाई, ओसेनिक नेशनल पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 1982 में स्थापित यह भारत का पहला ओसेनिक नेशनल पार्क है। तो ओसेनिक नेशनल पार्क से आप समझ गए, यहां पर समुद्री जीव आपको दिखाई देंगे, समुद्री जीवों से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो ओसेनिक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है वहां पर स्थित है ओसेनिक नेशनल पार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 3। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से कहां के बीच में चलती है। स्टैटिक का प्रश्न। ऑप्शन ए है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, ऑप्शन बी है नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, ऑप्शन सी है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, या फिर ऑप्शन डी है नई दिल्ली से लखनऊ के बीच। तो इसका आंसर है ए यानी कि नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस जब आई थी ना तो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी। लोग वीडियो बना बना करके डाल रहे थे कि हम वंदे भारत को हमने देखा, सेल्फी खींच रहे थे उसके साथ में। ठीक है ना, अब तो लोग घूमने भी लगे हैं, बैठने भी लगे हैं। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहले नाम, पुराना नाम आपसे पूछ सकते हैं तो T19, जिसका पहले नाम T19 था। ठीक है, तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। इसका पुराना नाम था T19। ठीक है, उसके बाद एक जानकारी आपको और दे दें, जो गंगा शहर है, गंगा शहर का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर गंगा नदी बहती है, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा रहा है। हमने आपको पहले बताया था करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके में ही कि वाराणसी जो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब वाराणसी में गंगा सबसे ज्यादा स्वच्छ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया जा रहा है। अभी तक रबड़ कहां से उत्पादित होती थी, तो केरल में जो रबड़ के वृक्ष हैं उनसे रबड़ को हम उत्पादित करते थे प्राकृतिक रूप से। अब क्या है, एक नया जो कारखाना बनाया जा रहा है जहां पर कृत्रिम रूप से रबड़ उत्पादित की जाएगी। ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, और ऑप्शन डी है लखनऊ। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर ए यानी कि हरियाणा के पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया जा रहा है, जहां पर अब रबड़ का उत्पादन कृत्रिम रूप से किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल रबड़ अब आपको देखने को मिलेगी। कहां पर, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, और पानीपत की तो कहने क्या है, पानीपत में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में तो हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो हिस्ट्री की वीडियो है, कैसे कैसे क्या क्या युद्ध हुए थे पानीपत के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। देखिए, भारत के लिए गौरव की बात है,
यही वजह है कि अब भारत जो है सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में इतना मजबूत होता जा रहा है कि बाकी के जो देश हैं वो अब डरने लगे हैं। देखिए, चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अपनी रक्षा तैयारियों के क्रम में किस देश से 72,000 असाल्ट राइफल खरीदने का निर्णय लिया है? जी हाँ, 72,000 जो है सिंग सौर असाल्ट राइफल खरीदने का यहाँ पर निर्णय लिया है भारत ने। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो कहाँ से खरीदेगा भारत 72,000 सिंग सौर असाल्ट राइफल? आइए देखते हैं। इसका आंसर है डी। जी हाँ, अमेरिका वैसे तो साथ मतलब खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो हथियार है वो हमको उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये सब हमें हथियार जरूर उपलब्ध करा रहे हैं। और इन्होंने बोला भी है दबे पांव भाई, ये लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ हो जाएं, ठीक है, लेकिन किसी की कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी भारत के साथ में बहुत सारे देश हैं यहाँ पर। इसका आंसर है डी, यानी कि अमेरिका। भारत में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिलिंग द्वारा 26 सितंबर 2020 को अमेरिका से 2290 करोड़ रुपए में 72,000 सिंग सौर असाल्ट राइफल खरीदने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये वही प्रश्न जिसे हमने थंबनेल में लिया है। तो थंबनेल में तो हमने आपको इसकी पिक भी दिखा दी कैसी होती है। असॉल्ट सिंग सौर जो राइफल है 72,000 भारत खरीदेगा असॉल्ट सिंग सौर राइफल। तो हमारे वीर जवानों के पास में अब होंगी असॉल्ट सिंग सौर राइफल। तो समझ लीजिए क्या गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, अब कोई बोल ही नहीं रहा है, शांत हो गया। पाकिस्तान अपना शांत बैठा है, चीन अपना शांत बैठा है, भाई अब ना बोल दियो। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, किस प्रांत के पर्यटन विभाग को पीएटीए ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पीएटीए ग्रैंड अवार्ड 2020 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम इसका आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, सारी जानकारी इससे संबंधित हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हिमाचल। तो किसको दिया गया यहां पर पर्यटन का पीएटीए ग्रैंड अवार्ड? आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है सी, यानी कि केरल राज्य को। तो केरल सरकार के अभियान ह्यूमन बाय नेचर के लिए पीएटीए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ग्रैंड 2020 का अवार्ड दिया गया है। करंट का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। केरल सरकार को यहाँ पर दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है? इन्होंने एक अभियान चलाया था, कौन सा? ह्यूमन बाय नेचर, यानी कि जो प्रकृति है उसके साथ ह्यूमैनिटी दिखाइए। ठीक है, पेड़ों को मत काटिए, थोड़ा प्यार कीजिए पेड़ों से, वृक्षों से, जानवरों से। ठीक है, तो ऐसा एक अभियान चलाया था। इसके लिए ह्यूमन बाय नेचर के अभियान के लिए पीएटीए यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन नामक पुरस्कार जो है 2020 का ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल राज्य सरकार को। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7, इन्वर्टोनोमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तकें जो हैं, जो नई नई लिखी जा रही हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑप्शन ए है गुरमीत सिंह चौहान, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है चेतन भगत और ऑप्शन डी है नंदन नीलकेणी। तो किसने लिखी है ये किताब? आइए देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि गुरमीत सिंह चौहान ने ये किताब लिखी है इन्वर्टोनोमिक्स। देखिए किसके ऊपर है किताब, आइए आपको बताते हैं। ये लीजिए, गुरमीत सिंह चौहान की नई पुस्तक इन्वर्टोनोमिक्स, इंडिया को बदलने के लिए 8 विचार। ये पूरी किताब का नाम है। भारत की 8 विशिष्ट मूलभूत समस्याओं जैसे सामाजिक समानता, ठीक है, वायु प्रदूषण और स्वच्छता, सुरक्षित शहर, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर यह लिखी गई है किताब गुरमीत सिंह चौहान के द्वारा। तो महत्वपूर्ण किताब है, ये आपसे पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? जी हाँ, यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक समाचार पत्र निकाला गया है द यंग माइंड्स, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ, जनरल नॉलेज के प्रश्न और जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं और कुछ कहानियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी द यंग माइंड्स में। तो किसने निकाला है ये बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी, यानी कि असम राज्य सरकार ने यहाँ पर द यंग माइंड्स बच्चों का पहला समाचार पत्र विकसित किया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, गुवाहाटी की नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने असम में पहला बच्चों का अखबार द यंग माइंड्स शुरू किया है। तो ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए, नीलम सेठिया और नेहा बजाज। इन दोनों लोगों ने मिलकर के असम राज्य में पहला बच्चों का अखबार द यंग माइंड्स शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं द यंग माइंड्स के एडिटर, पत्रकार या फिर जो बनाते हैं कौन हैं? तो आपको 2 ऑप्शन मिले होंगे वहां पर, नीलम सेठिया और नेहा बजाज। ये दोनों आपका सही होगा, बाकी के सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम याद रखिए, नीलम सेठिया और नेहा बजाज। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में
प्रभार दिया गया है। चीफ एजुकेटिव ऑफिसर बनाया गया है। और क्योंकि इसमें शब्द लग गया पहले, यानी कि पहला सीईओ है रेलवे का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाला है एग्जाम 15 दिसंबर से, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑप्शन ए है बीपी नंदा, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी है पीएस मिश्रा, ऑप्शन डी है वीके यादव। आइए देखते हैं इसका आंसर डी, यानी कि वीके यादव को यहां पर पहला सीईओ बनाया गया है। तो पूरी जानकारी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष वीके यादव को पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है? तो वर्तमान जो अध्यक्ष है, जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं वीके यादव, उन्हें पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि पहले सीईओ के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है रेलवे का। तो आपके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 10। किस देश ने टाइफून के लिए हैसन नाम की सिफारिश की है? देखिए, टाइफून एक तूफान है, तो इस टाइफून तूफान के लिए हैसन नाम की सिफारिश किस देश ने की है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर आपके लिए एक भूगोल का प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा कि टाइफून तूफान कहाँ पर आता है। ठीक है, तो इन चारों देशों में से कहीं एक पर आता है और उसी देश ने इसके लिए हैसन नाम की सिफारिश की है कि इसका नाम अब हैसन रख देना चाहिए। आइए देखते हैं, आंसर इसका हो गया डी, यानी कि चीन। तो टाइफून नामक विनाशकारी चक्रवात जो है वो चीन में आता है और चीन ने हाल ही में इसका नाम हैसन रखने की सिफारिश की है। ठीक है, तो चीन में आता है टाइफून नाम का चक्रवात। आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो गया और ये भूगोल का एक प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया कि चीन में आता है हैसन नामक, मतलब हैसन नाम रखने के लिए सिफारिश की है और उसका नाम क्या है? तो टाइफून नाम है यहाँ पर उस चक्रवात का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 11। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की इस साल की थीम क्या है? देखिए, थीम आपसे पूछा जाता है। बात करें बैंक के एग्जाम की तो थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और सभी परीक्षाओं के लिए थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जब मनाया गया है, कब मनाया गया है उसको भी हम आपको बताएंगे और क्या थीम रही है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ऑप्शन है आत्महत्या को रोकना, बाहर तक पहुँचना और जान बचाना। ऑप्शन बी है कनेक्ट, संवाद और देखभाल। आइए ऑप्शन सी और डी देखते हैं। देखिए, ऑप्शन सी है 1 मिनट लो, 1 जीवन बदलो। ऑप्शन डी है आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करें। तो इसका आंसर है डी, यानी कि आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करें। ये थीम रही है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की। तो देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दुनिया भर में 10 सितंबर को मनाया गया। देखिए, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और यहीं से आप कनेक्ट कर लिए 10 दिसंबर तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी मानवों को अधिकार दिया है कि आप आत्महत्या मत कीजिए। ठीक है, तो आत्महत्या नहीं करना है ये बोला जाता है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 2 क्लियर हो गए? ठीक है, तो कनेक्ट करना सीखिए, एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से कनेक्ट करना सीखिए। ठीक है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दुनिया भर में 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे कि तनावग्रस्त लोगों को रोका जा सके और लोगों को उन लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और शिक्षित किया जा सके जिन्हें मदद की आवश्यकता है। यानी कि इस जो अभियान है इसके तहत बताया जाएगा कि जो जैसे कि बाकी के लोग हैं, जैसे कोई तनाव में है, ठीक है, तो तनाव होने की वजह से ही आत्महत्या करते हैं, कोई परेशानी होती है इसीलिए लोग आत्महत्या करते हैं। तो बाकी लोगों को ये समझाया जाएगा, ये शिक्षा दी जाएगी कि लोगों को कैसे समझाना है, कैसे उनको तनाव को कम करना है और कैसे उन्हें आत्महत्या करने से रोकना है। ये सारी जानकारी दी जाएगी इस अभियान के तहत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये तो आपके आगामी परीक्षाओं में आने ही वाली है। द कॉमनवेल्थ और क्रिकेट लाइफ लॉन्ग लव अफेयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और काफ़ी विवादों में भी रही है, इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि द कॉमनवेल्थ और क्रिकेट लाइफ लॉन्ग लव अफेयर नामक पुस्तक किसने लिखी है। रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है सुजीत मुखर्जी, ऑप्शन बी है हर्षा भोगले, ऑप्शन सी है एंड स्मिथ और ऑप्शन डी है रामचंद्र गुहा। तो किसने लिखी है ये किताब? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर डी, यानी कि रामचंद्र गुहा ने ये किताब लिखी है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस किताब के बारे में। तो भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा ने एक नई किताब लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लाइफ लॉन्ग लव अफेयर। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जो रामचंद्र गुहा एक बहुत जाने माने प्रसिद्ध जो है लेखक हैं और ये किताब जो है विवादों में रही, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है ये किताब किसने लिखी है। तो अब आपको पता चल गया, भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा ने ये किताब लिखी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो देखिए, ये स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है और अभी करंट में ये न्यूज़ में रहा है ये प्रश्न। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन हैं?
ऑप्शन ए है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन सी है सत्येंद्र सिंह लोहिया और ऑप्शन डी है दीपा मलिक। तो किसे मिला है यहाँ पर प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि सत्येंद्र सिंह लोहिया जो मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश के जो एग्जाम आने वाले हैं एमपीएसआई मध्य प्रदेश आरक्षक की 4000 वैकेंसी जो आने वाली हैं, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मध्य प्रदेश हम पढ़ाएंगे 14 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए एक अलग से बैच, उसके बारे में बहुत ही जल्द हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको जानकारी देंगे कि कैसे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और कैसे हम पढ़ाएंगे आपको मध्य प्रदेश। तो पूरी जानकारी हम थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले इस प्रश्न के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने किया क्या है, तो उन्होंने केवल 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटरीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक हैं। यानी एशिया के ऐसे पहले तैराक हैं जिन्होंने अमेरिका की जो कैटरीन चैनल है उसे मात्र 11 घंटे 34 मिनट में पार कर दिया, इसलिए इन्हें दिया गया है तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखिए हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले पालोमी घटक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। देखिए खिलाड़ियों के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। अक्सर आपने अगर परीक्षा दी होगी तो आपने ये देखा भी होगा कि अक्सर आपसे पूछा जाता है ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, ये खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो जो कप और ट्रॉफियां उसके लिए तो हमने एक कहानी कॉन्सेप्ट आपको दिया ही है। 10 मिनट में हमने 22 फुटबॉल की कप और ट्रॉफियां बड़ी आसानी से एक कहानी के माध्यम से याद करा दिया है। ऐसे ही हमने 5 खेलों को यहाँ पर कवर किया है जो महत्वपूर्ण खेल हैं, जो आपको कप और ट्रॉफियां याद नहीं होती हैं, जैसे गोल्फ हो गया, शतरंज हो गया। इन सारी चीज़ों की कप और ट्रॉफियां आपको नहीं याद होती। फुटबॉल की कप और ट्रॉफी काफ़ी कठिन है, लेकिन हमने आपको चुटकियों में यहाँ 10 मिनट के अंदर एक इंटरेस्टेड कहानी के माध्यम से आपको सारी की सारी कप और ट्रॉफियां याद करा दी हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देखने के लिए आप एक बार चैनल को अंदर चले जाइए चैनल के, और वो सारे के सारे वीडियो जो हैं नीचे आपको एडवेंचर में उसमें मिल जाएंगे, जो है प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है खेलों के लिए। और साथ ही साथ एक काम करेंगे, हम इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने के लिए टाइटल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप जो है खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियों की जो कहानी कॉन्सेप्ट है उसको आप देख सकते हैं। सारे के सारे कप और ट्रॉफियाँ आपको चुटकियों में याद हो जाने वाली हैं। ठीक है, आइए पहले इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर किससे संबंधित है पालोमी घटक? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर डी है, जी हाँ, टेबल टेनिस से संबंधित है पालोमी घटक। आइए पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक जो पालोमी घटक हैं, उन्होंने 37 वर्ष की उम्र में खेल से संन्यास की घोषणा की है। कोलकाता में जन्मी पालोमी घटक 7 बार की नेशनल चैंपियन है। ये जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ पर पालोमी है, ठीक है, तो इसको भूल जाइए आप। यहाँ पर पालोमी है, तो पालोमी घटक ने 37 साल की उम्र में यहाँ पर संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये नेशनल चैंपियन रह चुकी 7 बार, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने स्वच्छ भारत सेवा यानी कि स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है? 2019 का पुरस्कार यानी कि 2019 में नहीं दिया गया है, 2020 में आकर के दिया गया है। इसलिए जो है ये पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत सेवा यानी कि स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार किस एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, और ऑप्शन डी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है डी, यानी कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड। पूरी जानकारी आइए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे परिसर में बदलने के लिए स्वच्छ भारत सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है। यानी कि पूरी साल यहाँ पर कार्य किया इन्होंने एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। और इन्होंने क्या कार्य किया, तो नेवेली टाउनशिप जो है उसको प्लास्टिक मुक्त यानी कि पॉलीथीन कहीं पर भी नहीं रहेगी, और हरे परिसर में बदलने के लिए यानी कि पूरा हरा भरा वहाँ पर टाउनशिप यहाँ पर विकसित की है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने, जिसके लिए उन्हें स्वच्छ भारत सेवा 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे 15 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के मिक्स प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए जो रेलवे के आगामी एग्जाम आने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसको फिर से वीडियो देख लीजिएगा,
बार बार इस वीडियो को देखिए, ऐसी हमने 20 वीडियो ऑलरेडी बना कर रखी है, तो आपके कम से कम 7 से 8 प्रश्न हर परीक्षाओं के लिए कवर हो जाएंगे इन 20 से 21 वीडियो में। तो इन वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना करके रख दी गई है। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर के आप देखिए कि आपका स्तर क्या है, आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी कितनी तैयारी है। बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। मध्य प्रदेश एसआई और मध्य प्रदेश आरक्षक के लिए हम एक अलग से कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सक्सेस जंक्शन कभी भी एक भी पैसा किसी से नहीं लेने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश जीके स्टार्ट हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द। दीपावली पर हम एक धमाका करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा मध्य प्रदेश जीके के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि एमपी जीके बहुत ही ऊंचे स्तर से, बहुत हाई लेवल से और सारे के सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी के। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। आज शाम को हम आपको मैथ की एक बेहतरीन सी ट्रिक देने वाले हैं, स्क्वायर रूट कैसे चुटकियों में निकालना है। देखते ही आप स्क्वायर रूट बता देंगे बड़ी सी बड़ी संख्याओं का। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में आज शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।